दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। चैनल का नाम है द ब्यूरोक्रेसी। और कल के लेक्चर में हमने एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में कुछ चर्चा की थी। होपफुली आपको समझ में आई होगी। ठीक है, वो सिर्फ एक चर्चा मात्र थी जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक थोड़ा सा जिक्र छेड़ा था। एनवायरमेंटल सेक्शन को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये वेटलैंड या आर्द्र भूमि क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वेटलैंड भी एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं विश्व के पर्यावरण को संतुलित करने में। इस संबंध में पहली बार एक कन्वेंशन हुआ ईरान के एक शहर रामसर में। ईरान के शहर का नाम याद रखिए, रामसर। ये बात है 2 फरवरी 1971 की। ठीक, 2 फरवरी 1971 को रामसर नामक शहर में, जो ईरान का एक शहर है, यहाँ पर वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को लेकर एक कन्वेंशन हुआ। वर्तमान में हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग 172 देशों ने इसमें अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं। वेटलैंड हमारे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी लगभग हर साल किसी न किसी रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछती ही है। जैसे कि वेटलैंड्स को पर्यावरण की किडनीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडनीज कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वेटलैंड कितनी प्रमुख भूमिका निभा रहे होंगे। ठीक, अब जो स्थल इस प्रकार से इस सूची में शामिल कर लिया जाता है उसको कहा जाता है रामसर साइट, अर्थात रामसर स्थल के नाम से उसको जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, विश्व के नामालूम कितने हिस्से ऐसे होंगे जहां पर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसे वेटलैंड घोषित किया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेटलैंड वाला इलाका दिखने में होता कैसा है। यानी कि एक वो ऐसा दलदली इलाका होता है जिसकी मिट्टी हमेशा पानी से ढकी रहती है, या वो ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर पानी हमेशा रुका रहता है। ठीक, और वो मीथेन का उत्सर्जन भी करता है साथ साथ। वेटलैंड समुद्र के तटों में भी देखने को मिल सकता है, नदी के किनारों में भी देखने को मिल सकता है, झीलों और तालाबों में भी देखने को मिल सकता है, दलदली मिट्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको चिन्हित करना पड़ता है कि इसको वेटलैंड घोषित करना है या नहीं। तो वो संस्थाएं इसको लेकर काम कर रही हैं अपना। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व में कितनी वेटलैंड्स हैं आखिर, तो जहां तक मुझे जानकारी है लगभग 2400 के आसपास वेटलैंड्स पूरी दुनिया में इस समय है। 2400, जिसमें सर्वाधिक संख्या बड़ी हैरान कर देने वाली है, वो है यूनाइटेड किंगडम में। सबसे ज़्यादा रामसर के स्थल कहाँ हैं? यूनाइटेड किंगडम में, जिनकी संख्या लगभग 175 के आसपास है। और मैक्सिको में भी 142 या इससे ज़्यादा वेटलैंड्स चिन्हित किए जा चुके हैं। किडनीज का काम करती हैं वेटलैंड्स, समझ रहे हैं? अच्छा, ये तो बात हो गई इंटरनेशनल लेवल की। तो क्या भारत में भी वेटलैंड्स हैं? बिल्कुल हैं जी। अब तक कुल कितने वेटलैंड्स को चिन्हित किया जा चुका है? 75 वेटलैंड्स हैं इंडिया में इस समय। और हाल ही के मतलब इस साल में कह सकता हूं कि शायद कई सारे वेटलैंड्स को घोषित किया गया है कि ये वेटलैंड है और इसको रामसर साइट की सूची में डाल दिया गया है। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। सावधान रहने की जरूरत है कि एक क्वेश्चन मान के चलो कि यहां से आपको मिलेगा। यूपीएससी के लेवल पे यूपीएससी के लेवल का मिलेगा, यूपीपीसीएस के लेवल में यूपीपीसीएस के लेवल का मिलेगा। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने वेटलैंड्स हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे नया वेटलैंड कौन सा है, कहाँ पर स्थित है, तो उसकी जगह का नाम है हैदरगढ़। कोई जगह है मुजफ्फरनगर बिजनौर के पास, वहाँ पर है। ऐसे 10 हैं यूपी में।
बखिरा झील का नाम सुना होगा आपने, संत कबीर नगर में है। वो एक उथले मतलब हाँ शैलो वाटर की एक झील है जो हमेशा जलकुंभी या खास किस्म की वीड से ढकी रहती है, और वो एक सिर्फ वेटलैंड ही नहीं है, जबकि वो एक बर्ड सेंचुरी भी है, पक्षी विहार भी है। वो बखिरा झील की बात कर रहा हूँ मैं, ये यूपी में है। इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फिलहाल एक ही घोषित किया गया है, उसका नाम है आसन बैराज के पास। आसन बैराज नाम की जगह है, वहां पर इस वेटलैंड को घोषित किया गया है, आसन। और ये आसन एक नदी का नाम है। आसन इज अ नेम ऑफ अ रिवर, जो कि यमुना की सहायक नदी है। यमुना की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। क्या है? सहायक नदी। तो वेटलैंड वाला पोर्शन काफी इंटरेस्टिंग सा है, पढ़ने में समझ में आ जाता है तुरंत, इसमें कोई भी जटिलता नहीं है। ठीक है, प्री वाले एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस टॉपिक को समझने में। किडनी की तरह काम करती हैं। भारत में इस समय 75 हैं। लेटेस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, नदी पे ही पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लेटेस्ट कौन सी घोषित की गई है। आसन बैराज जो कि उत्तराखंड में स्थित है वो किस नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार से घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चंस वेटलैंड से पूछे जा सकते हैं और आए भी हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वेटलैंड डे अर्थात आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? हर वर्ष 2 फरवरी को। 2 फरवरी को इसलिए क्योंकि उसी दिन 1971 में क्या हुई थी, ये बैठक हुई थी, और विश्व भर में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए मुहिम चलाई गई थी, जो आज तक सफलतापूर्वक काम कर रही है। तो विश्व में ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो अपना रोल बहुत ही बखूबी निभा रही है इकोलॉजी को बैलेंस रखने के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम अपनी पृथ्वी को किसी तरीके से बचा सकें। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि कार्बन सिंक क्या होते हैं, कार्बन फुटिंग क्या होती है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे कि अगर मैं उत्तराखंड के केस में बताऊं तो उत्तराखंड एक संवेदनशील राज्य है, क्योंकि ये एक हिमालयी राज्य है, तो यहाँ पर वैसा विकास नहीं हो सकता जैसा कि मैदानी क्षेत्रों वाले राज्यों का हो सकता है। तो क्या उत्तराखंड को विकास करने का अधिकार नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश को विकास करने का अधिकार नहीं है? पहाड़ है तो क्या हम विकास नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम विकास करोगे तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इनफैक्ट चुकानी पड़ रही है। तो उत्तराखंड को विकास करने का वैसा अवसर नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे कम विकास करने वाले राज्यों को सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो उत्तराखंड सरकार को मिलता है, क्या मिलता है? ग्रीन बोनस मिलता है। ग्रीन बोनस केंद्र सरकार देती है किसको? उत्तराखंड वाले राज्य को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन बोनस से आपका क्या तात्पर्य है भाई? ग्रीन बोनस इसलिए कि आपने विकास ना करके, आपने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट ना करके, आपने अर्थ को बचाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है हरित रूप से, इसलिए ग्रीन बोनस आप ये रखिए और दूसरे विकास कामों में लगाइए। पर्यटन स्थल है उत्तराखंड, तो यहाँ की जो टूरिज्म की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको तो डेवलप रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है उत्तराखंड जैसी जगहों में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो पर्यटक हैं बहुत बड़ी संख्या में आ जा रहे हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ वाले ऐसे इको सेंसिटिव जोन्स में जहाँ इतनी भीड़ आनी नहीं चाहिए कायदे से। लेकिन क्या करें, भक्ति वाले भक्तिगण श्रद्धालुओं को कैसे रोका जा सकता है? सरकार अगर इसमें कोई कदम उठाती है तो कहेगी कि ये हमारे धार्मिक उसमें वो दखल दे रही है, लेकिन एक सख्त कदम तो उठा ही लेना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम जो ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो हिमालय क्षेत्र में हैं और जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, वहाँ पर कटौती कर देनी चाहिए। किस चीज़ की? ऐसे पर्यटकों की। ठीक है, हो सकता है सरकार आने वाले समय में ऐसा करे। तो फिर सबसे पहले तो हमको किसको बचाना है? पृथ्वी को बचाना है, और पृथ्वी को बचाने के लिए कई सारी कवायद पूरे विश्व भर में चल रही है। भारत भी उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं निभा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नाम सुना होगा आपने, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका उद्देश्य ही क्या है? पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसका जिक्र मैं कल किया था,
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका मैंने जिक्र किया था। ऐसी आगे आने वाली क्लासेस में हम COP के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये किन किन क्षेत्रों में काम करती है और भारत ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में किस प्रकार की भूमिका निभाई है। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।